Hello everyone, welcome to Rao Educations. I hope you are well and doing well. Here I am Rahul and today we talk about the electrochemistry. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन की। तो वैद्युत रसायन में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम ले लें या फिर कोई सोल्यूशन ले लें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कराते हैं, फ्लो कराते हैं। तो उसी को हम सीखेंगे कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करती है और उसमें कुछ नए टर्म इन्वॉल्व होते हैं। तो उस टर्म को जानेंगे कि वो टर्म क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती है और उनका उस इलेक्ट्रिसिटी रन कराने में पर्टिकुलर सोल्यूशन में रन कराने में क्या यूज होता है। तो जो भी नए व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नई मेरी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन को मिलता रहे और वो आसानी से उनको पढ़ते रहे। चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो टू वर्ड्स में बना है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो कहाँ से मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक से। तो एक्चुअली केमिस्ट्री जो होगा आपका केमिकल। तो एक्चुअली में क्या है कि हम जो सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे, जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो कोई ना कोई केमिकल होगा। उस पर्टिकुलर केमिकल में हमें इलेक्ट्रिसिटी रन करानी है यानी इलेक्ट्रिक रन कराना है। तो हमें उसी की कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो कहाँ से बन रहा है? इलेक्ट्रिक से, और केमिस्ट्री से केमिकल हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर केमिकल में जो इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे उसी की स्टडी करेंगे कैसे वो रन करती है और उसमें कुछ हम नए टर्म सीखेंगे कि वो टर्म क्या होते हैं और उसकी हेल्प से वो कैसे रन करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो ये है कि इट इज़ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ काइनेटिक मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉल्यूशंस। मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा आयन है, ये कुछ इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन तो जो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है केमिकल है, इसमें आयन मूव कर रहा है, हमें इसी की स्टडी करनी है। अब हम कब कर पाएंगे? जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आया कि इक्विलिब्रियम सर क्या होती है? ये जो नया वर्ड आपका इक्विलिब्रियम है, समझ कर लीजिए कोई भी सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, और बी उसी टाइम पे क्या कन्वर्ट हो जा रहा है ए में। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए टू थिंग है, उसमें से एक जो कि अनदर में काउंट हो रही है, फिर अनदर जो फर्स्ट वन में काउंट हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो अगर जो ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो रही है, ये जो फेज है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। इसमें होता क्या है कि एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of reaction of forward and rate of reaction of backward are equal। यानी कि एक जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती है उस केस में क्या होता है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये जितने भी टर्म होते हैं, चाहे आपके सब्सटेंस रिएक्टेंट की बात कर लो चाहे आपका प्रोडक्ट की बात करो, वो आपस में सब इक्वल हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। ये तो बात होगी इक्विलिब्रियम की, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है काइनेटिक। काइनेटिक की हिंदी होती है गतिज। गतिज कहाँ से आएगा? जब कोई भी आयन मूव करेगा, गति करेगा, तो उस टाइम उसकी एनर्जी क्या होगी, वो कैसे मूव कर रहा है। ये एक्चुअली में यहाँ पे आयन है मूव कर रहा है, इसलिए उससे काइनेटिक मूवमेंट हम स्टडी करेंगे, ठीक है। काइनेटिक मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन आप समझिए रहे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ? इट इज ए स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ काइनेटिक मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉल्यूशंस। हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिए, अब जिसमें आयन मूव करेगा तो एक टू न्यू फैक्टर्स में हम ऐड करना चाह रहे हैं कि जिससे सपोज करें कि अगर आप रन कर रहे हैं तो कोई कोई मीडियम आप फॉलो करते हैं, कोई मीडियम फॉलो करते हैं, उसकी हेल्प से हम इजीली रन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमें कोई टारगेट फाइंड करना है, हमको स्कूल जाना है, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसी तरह
ये जो आपका आयन से ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा एक सर्टेन इलेक्ट्रोड को, ठीक है। इसमें एक मान लीजिए एक कैथोड होगा, एक क्या होगा कैथोड, और दूसरा जो होगा आपका एनोड होगा, ठीक। एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। इन्हीं टू इलेक्ट्रोड के बीच में आयंस का मूवमेंट होता है हमेशा। इन्हीं टू इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक टारगेट है आयंस का जिसके रिस्पेक्ट में यानी कि इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हुआ तो जो वो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और अपने जो निगेटिव है उससे वो दूर भागेगा। तो इनमें एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो उसी के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में करंट फ्लो होने लगती है। तो जो करंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ यानी इलेक्ट्रॉन का जो चालन हुआ है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो अब बात आ गई कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस में से होता है कि चालन। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब होता है टू कंडक्ट, यानी कि मूवमेंट कराना, ठीक है। मूवमेंट कराना किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में अगर आयन कंडक्ट कर रहा है यानी वो प्रॉपर्टी कंडक्टेंस होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कंडक्टेंस आपकी प्रॉपर्टी होगी, इस प्रॉपर्टी के द्वारा कोई भी आयंस किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ नए टर्म पढ़ लेंगे तो जिसकी हेल्प से हम इसको समझने में बहुत ईजी होगा। तो वो जो नया टर्म है वो आपका है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और ये प्रोपोर्शनल होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम बता रहे हैं ऐसा क्यों किया गया। फर्स्ट हम बताना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस समझ लीजिए, रेजिस्टेंस की हिंदी होती है प्रतिरोध, यानी कि जो आपका ये जो वायर है, ये जो आपका वायर है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि उसकी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको ड्रैग करता है, थोड़ा सा स्लो करता है, यानी उसके अगेंस्ट वर्क करता है। मान लीजिए कि मूवमेंट कुछ इस तरह हुआ तो ये इधर वर्क करेगा, इसके जैसे अपोजिट, यानी कि उसको फेवर नहीं करता है, अनफेवर कंडीशन में है तो उसका विरोध करता है, अगेंस्ट होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, विरोध करता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, इसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी सोल्यूशन में मूव कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस जो वहाँ पर क्रिएट होगा वो क्या करेगा कि उस मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगेंस्ट वर्क करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। और वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। क्या होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, जो जिस लेंथ पे हम कोई आपका जिस लेंथ का ये सेल है, मान लीजिए कि हम सॉल्यूशन हम बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर बॉक्स में, किसी बड़े कंटेनर में लेंगे, उसकी जो लेंथ होगी उसी पर डिपेंड करेगा। अब कोई सर्टेन एरिया उसका होगा, तो वही कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होगा उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब आपको पता होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको बोलते हैं रो, न्यू कांस्टेंट आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, रो, RH रो, ठीक। ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। हमने क्या किया कि जो हम रेजिस्टेंस जो आपका इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में में क्रिएट हुआ वो क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था लेंथ के, आगे था ये सेल, और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। जब यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो, और रो वही होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है।
ये तो बात होगी आर की। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं रो की वैल्यू क्या होता है। रो, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखिए हमें क्या करना है कि जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस, जो आपका है रेजिस्टेंस आर है, इसकी यूनिट है आपकी, यूनिट है ये होती है ओम। क्या होती है? ओम। तो अगर हमें इस रो की रेजिस्टिव यूनिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि सबकी यूनिट रख के और उसको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको फॉलो करके हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू है आर ए अपॉन एल। तो आर आपका क्या हो गया है, यूनिट ऑफ रो, तो आर का हो जाएगा ओम मल्टीप्लाई एरिया क्या होगा, मान लीजिए कि मीटर एसआई यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में तो मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो एक पावर कट गया तो बचा है आपसे यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ठीक है, ये तो बात होगी यूनिट्स की। हमने क्या सीखा कि हमारा टॉपिक था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हम रेजिस्टेंस समझ लेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस में मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर सेल है, एक पर्टिकुलर सिस्टम, इसमें आपको सॉल्यूशन कंटेन किया, इसकी कुछ लेंथ होगी और उसकी एरिया होगी। तो इसमें जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है। तो जो अपोज करता है तो किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो वो फैक्टर होते हैं उसकी उस पर्टिकुलर सिस्टम, यहाँ पे सेल की लेंथ और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो रहा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे रेसिप्रोकल हटाया गया है तो वहाँ पे कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रो, और ये रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे तो ट्रांसफर करके रो की वैल्यू निकाल ली है। तो रो का हो गया आर ए अपॉन एल। अब यहाँ पे क्या किया कि जो रेजिस्टेंस आर था उसकी यूनिट होती है वो होती है ओम, और उस यूनिट ऑफ आर की हेल्प से हमने रो की यूनिट निकाल लिया। तो वो हो गया आपका ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अब बात करते हैं कि हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको अपोज कर रहा था, तो अगर इसको उल्टा कर दें, मतलब अगर अपोज कर रहा है तो उसका उल्टा क्या हुआ, फेवर। तो यानी जो कंडक्टेंस होगा वो फेवर करेगा, तो यानी जो रेजिस्टेंस है उसका उल्टा कर देते हैं, 1/r कर देते हैं। तो वही हम करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 1/r कर दें तो ये हो जाएगा जी। ठीक है, हमने क्या किया 1/r, r जो था आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टेंस को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज कर रहा था, तो इसको उल्टा लिया तो वो फेवर करेगा, और जब फेवर करेगा तो वो कंडक्ट हो जाएगा, यानी कंडक्टेंस हो जाएगा। तो जी आपका हो जाएगा कंडक्टेंस। ठीक है, जी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो जब 1/r इक्वल टू जी है तो जी की निकाल लीजिए, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, यानी कि जी इज इक्वल टू किस फॉर्मूले से अब निकाला था हमने, यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे कर लीजिए आप कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, ये आप प्लस कर दीजिए, तो 1/रो एल अपॉन ए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन रो एल। ठीक है, जी इज इक्वल टू ए अपॉन रो एल। तो ये तो होगा कंडक्टेंस का फॉर्मूला। कंडक्टेंस क्या होता है, इक्वल टू ए अपॉन रो एल। अब बात आ गई कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो उसको हम निकाल लेते हैं। हमें इतना ये याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ रो क्या होता है, तो वो होता है ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए जो जी हो गया आपका ए अपॉन रो एल, तो जो यूनिट होगा यूनिट ऑफ जी ये हो जाएगा
अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया एसआई सिस्टम कंसिडर करते हैं तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और रो क्या हो जाएगा आपका ओम मीटर, और लेंथ जो होगी आपकी मीटर हो जाएगी। तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या कि यूनिट ऑफ G is equal to 1 upon ohm, means ohm inverse, ये होगी यूनिट ऑफ G। ठीक है, यूनिट ऑफ G हमने क्या फाइंड कर लिया, हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे कि हमको पता था कि ओम का जो ओम की यूनिट होती है वो होती है ओम, तो यहाँ से भी 1 अपॉन ओम कर सकते थे। हमने यहाँ फॉर्मूला निकाल लिया, आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि G इक्वल टू 1 अपॉन R होता है, तो डायरेक्टली कर दीजिए आप, 1 अपॉन ओम हो गया तो ओम यूनिवर्स हो गया, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए जिससे आपको इजी पड़े, तो दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कंडक्टेंस की, ये फॉर्मूला था और उसकी हेल्प से हमने उसकी यूनिट निकाल ली और डायरेक्टली कर लिया। अब नेक्स्ट है कि जो आपका रेजिस्टिविटी आया था उसको हम उसका उल्टा करें तो वो क्या होगा, जो कि रेजिस्टिविटी थी ये रो इक्वल टू क्या था आर ए अपॉन एल। अब इसका उल्टा करते हैं तो क्या होगा, अगर 1 अपॉन रो करते हो आप तो ये होता है के इज इक्वल टू, ठीक है 1 अपॉन रो करते हो आप इक्वल टू के होता है। इसको बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में बोला जाता है इसको कप्पा, ठीक है। ये क्या होता है, जो आपका रो है इसी को बोलते हैं आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस हो गया तो इसका उल्टा ले रहे हैं, तो जब स्पेसिफिक लगा तो इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। फिर से बता रहे हैं आपको, हमने आर को क्या कंसिडर किया था, रेजिस्टेंस कंसिडर किया था। जब वो 1 अपॉन आर ले रहे थे तो वो कंडक्टेंस हो गया, यानी कि उसका उल्टा हो गया। ठीक इसी तरह का रो अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, इसका उल्टा ले रहे हैं तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो भाई ये तो थे कुछ टर्म जिसकी हेल्प से हमने ये सीखा कि कंडक्टेंस क्या होता है और उसका फार्मूला क्या है और उसकी यूनिट्स क्या होती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आयन इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में मूव कर रहा है, आयन मूव कर रहा है तो वो किस प्रॉपर्टी से मूव करेगा, बाय कंडक्टेंस। अब जब वो कंडक्टेंस से मूव कर रहा है तो वो एक तो खुद आयन है, तो इस जो पूरी जो प्रोसेस क्या हो गई वो हो गई आयनिक कंडक्टेंस। तो जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक कंडक्टेंस। क्या हम टॉपिक है आयनिक कंडक्टेंस। देखिए फिर से बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेल है या सॉल्यूशन है, इसमें आपका आयंस मूव कर रहा है, ठीक है। वो किस प्रॉपर्टी से मूव कर रहा है, बाय द कंडक्टेंस प्रॉपर्टी। तो जो आयन सॉल्यूशन मूव कर रहा है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टेंस, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस दैट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, यानी कि जो इस आयन का जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इस सॉल्यूशन में। ये पूरी होल प्रोसेस क्या कहलाएगी, आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये तो होगी मैं डिफिनेशन की, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आयन मूव कर रहा है तो अगर वो कंडक्ट कर रहा है, अब क्यों कंडक्ट कर रहा है, बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब मूव करेगा तो इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे आयनिक कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट मैटर आ रहा है कि ये जो आयनिक कंडक्टेंस है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो जो फर्स्ट आपका आ रहा है कि डिपेंड्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट आ रहा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडेड,
आई थिंक आपको ये नया वर्ड आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो केमिकल हम यूज़ करते हैं, जिस केमिकल का सोल्यूशन बनाएंगे, जिस केमिकल का सोल्यूशन बनाएंगे उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हम किस नेचर का हमने ऐड किया, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि आयंस को मूव फेवर में हो चाहे अनफेवरेबल सॉरी अपोज कर रहा हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है वो कैसा होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि इसके एक और देखिए यहाँ पे हम इसकी बातें कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के फेवर में हो या फिर अगेंस्ट हो। तो जो सिस्टम, सिंपल समझ लीजिए, जो सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा, फेवर करेगा, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और सेकंड जो होता है इंसुलेटर, और थर्ड होता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कापर ले लीजिए, कापर के मोस्टली जो आपके वायर्स होते हैं कापर के बने होते हैं। जो इंसुलेटर आपका ग्लास है और सिरेमिक्स है। ठीक है, और आपका सेमीकंडक्टर जो आपका जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, सॉरी गैलियम। ये दो चीज़ें हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट हमने क्या बात की इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल हम इस पर्टिकुलर सेल में जो केमिकल यूज करेंगे फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन, तो उसी के नेचर पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि वो कंडक्ट कराने के फेवर कंडीशन में हुआ, तो उसको बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कापर। नेक्स्ट कह रहे हैं हम उसको अपोज कर रहे हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर रहा है, 1% भी मूव नहीं कर पा रही, फ्लो नहीं हो पा रही, तो उसको बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर बोलेंगे तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लास और सिरेमिक्स। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन हो रही है वो पार्शियल कंडक्टेंस की हो रही है, यानी कि पार्शियल है, कुछ ही परसेंट हो रही है, तो उसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर। और वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गैलियम और सिलिकॉन। ठीक है, जो मोस्टली सेमी कंडक्टर यूज होते हैं ट्रांजिस्टर में, तो उसको गैलियम बने होते हैं या फिर सिलिकॉन के बने होते हैं। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोलाइट की। अब जो नेक्स्ट मैटर आता है, नेक्स्ट है कि साइज ऑफ आयन एंड इट्स सॉल्यूशन। एंड इट्स साइज ऑफ आयन, यानी कि अगर साइज बड़ी हुई, साइज बड़ी, उसको ड्रैग करने, उसको खींच करने या पुल करने में, मूव फ्लो कराने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना भी ज़्यादा टाइम हुआ, यानी कि वहाँ पे मूवमेंट स्लो होगा। और साइज छोटा हो तो इसलिए मूव कर पाएगा। तो यानी कि इसके साइज पर डिपेंड करेगा। तो साइज आपका आयंस हो गया, यानी कि अगर बड़ा हुआ तो मूवमेंट थोड़ी स्लो होगी, और छोटा हुआ तो आसानी बहुत फास्ट होगी। और जो नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है सॉल्वेशन आ रहा है, सॉल्वेशन ये होता है कि मान लीजिए कि हमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया हमने, अब इसमें वेरियस आयन प्रेजेंट हैं, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के टुवार्ड जो इंट्रैक्शन होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड होता ही, इस इलेक्ट्रोड के फेवर में या फिर अपोज में जो इंट्रैक्शन होगा, मान लीजिए फेवर कैसे कर रहे हैं, तो जो आयंस का इंट्रैक्शन होगा, तो जो सॉल्वेशन क्या होता है कि इंट्रैक्शन बिटवीन ध्यान सुनेगा, इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड ए सर्टेन सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल और आयन में जो इंट्रैक्शन है उसकी बोलते हैं सॉल्वेशन। तो जो वहाँ पे जो आयन का मूवमेंट होगा वो एक्चुअली में इंट्रैक्शन होता है दो चीज़ों का, तभी तो आपका न्यू थिंग बनती है। ठीक है, ये तो हो गई सेकेंड कंडीशन। अब जो थर्ड है आपका वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। एंड देयर विस्कोसिटी। कॉपी ये नया हो रहा है सॉल्वेंट और विस्कोसिटी। तो हाँ एक्चुअली हम सोल्यूशन हमने बोल दिया कि केमिकल लिया हमने
और सिर्फ सोल्यूशन बना दिया, नहीं बताया कि सोल्यूशन होता क्या। थोड़ा उसको ध्यान देते हैं। ये मान लीजिए आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपको सोल्यूशन बना, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमेशा टू थिंग से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो होती है वो होती है सॉल्वेंट, सेकेंड जो होती है सॉल्यूट। सोल्यूशन क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको जो पहला होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, दूसरा होता है उसको सॉल्यूट। तो हम कैसे जानें कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। समझ कर लीजिए आप, यहाँ पे ये आपका ग्लास है और इसमें आपको चीनी का शरबत बनाना है जो आप पीते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर ले लेंगे, ये वाटर हो गया। यहाँ पे मैं आपको जितना भी आपको टेस्ट प्रिपेयर करते हुए स्वीटनेस, उसके अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर लोगे आप। अब आप बताइए कि यहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी शुगर की। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और जिसकी कम होगी वो हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। फिर से बता दें, हमने शुगर बनाया है तो उसमें हम ग्लास या फिर एक जग जो भी कुछ हमने पानी कंज्यूम ले रहे हैं, तो जो ज़्यादा मात्रा में उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में जो शुगर में 1 चम्मच 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब मिक्स करते हैं तो बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है कि मोर अमाउंट, ये होता है लेस अमाउंट में सॉल्यूट, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, वो कैसा आपका, मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हो सकता है कि वो इस पर्टिकुलर आयन को डिसॉल्व करे, मिक्स करें या फिर ना करें, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपकी विस्कोसिटी, जो आयन इसमें मूव कर रहा है, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो काइनेटिक है, इसको कोई पर्टिकुलर फोर्स अपोज करता है, कोई पर्टिकुलर फोर्स अपोज करता है, उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। और जिस प्रॉपर्टी के द्वारा ये विस्कस फोर्स अपोज करता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की चलो क्या आ गई, जो अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। ये हो गया फिर थर्ड कंडीशन। और आपकी फोर्थ क्या, नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो हम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कंसंट्रेशन से एक केमिस्ट्री वर्ड है, इसकी मीन्स होता है पावर, मोल पर लीटर में कैसे इसको मेजर करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आज जो लास्ट कंडीशन होगी, ये फोर्थ होगा, ये 5 हुआ, ये 4 हो गया, ये 5 होगा। जो फिफ्थ लास्ट है वो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज करता है, टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस में इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि सपोज करिए आप चाय बना रहे हैं, चाहे पानी गर्म कर रहे हैं, जितना आप रेगुलेटर घुमाओगे उतना बॉइलिंग बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हैं तो जो बॉइलिंग यानी कंडक्टेंस होगा, वही कंडक्टेंस हुआ, वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए कहा गया कि टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे कम इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस कम इंक्रीज हुआ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स जिससे आपका आयन कंडक्टेंस डिपेंड कर रहा था। जो पहला था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, दूसरा था साइज ऑफ आयंस एंड इट्स विस्कोसिटी, और थर्ड था आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर विस्कोसिटी, सॉल्यूशन था यहाँ पे था विस्कोसिटी, और फोर्थ था आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लास्ट था आपका टेम्परेचर। हमने इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर, आपका सेमीकंडक्टर। तो ये तो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, और उसमें जो किसी पार्टिकुलर सोल्यूशन कंसिडर किया था हमने, उसमें जो आयन मूव कर रहा था, तो जिस प्रॉपर्टी से मूव कर रहा था उसको बोलते कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले बहुत से फैक्टर को पढ़ा, जैसे रेजिस्टेंस हो गया,
आपका रेसिस्टिविटी हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। तो उसकी हेल्प से हमने जो फार्मूला निकाला था कंडक्टेंस का और उसकी यूनिट देखा। उसके बाद हमने पढ़ा आयनिक कंडक्टेंस और उसके बाद वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब वो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।